सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर गुड। वैसे तो थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हां, आज हम डिस्कस करेंगे एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को। और ये जो लेक्चर है ये स्पेशली डिजाइन है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। और आपकी जो राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है जिसका नाम समकालीन विश्व राजनीति है, उसके नए पाठ्यक्रम जो कि सीबीएसई द्वारा 2022-23 में रिलीज किया गया है, उसके चैप्टर 1 दो ध्रुवीयता का अंत की एक सब यूनिट, एक उप इकाई को हम आज डिस्कस करने वाले हैं और जिसके अंदर हमारा आज बेसिक फोकस रहेगा एक ध्रुवीय विश्व के ऊपर। वैसे तो ये लेक्चर सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं एक बार सीबीएसई ने आपके इस ईयर यानी कि 2022-23 में जो सिलेबस इंक्लूड किया है उसमें किन किन टॉपिक्स को डाला गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके डिस्प्ले पर ऑलरेडी हाईलाइट हो रखा है ऑरेंज कलर से कि सीबीएसई का जो नवीनतम पाठ्यक्रम है उसमें आपके सिलेबस में रखा गया है सोवियत संघ के विघटन को, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को, मध्य पूर्व संकट, अफगानिस्तान, खाड़ी युद्ध, लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतंत्रीकरण, सीआईएस और 21वीं सदी में अरब स्प्रिंग। तो ये जो अरब स्प्रिंग है इसके ऊपर ऑलरेडी हम लेक्चर बना चुके हैं और यूट्यूब पर अपलोड हो रखा है। तो जिन फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर एक बार चेकआउट जरूर कर लें। आज के लिए जो हमारा टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक ध्रुवीय विश्व। और अगर आप इस चैनल पर हैं नए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर जरूर करें। आप इस वीडियो को नीचे दिए गए लिंक से डायरेक्टली भी देख सकते हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि इस पूरे लेक्चर में हम किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ध्रुवीय विश्व को कि ध्रुवीय विश्व होता क्या है, क्योंकि अगर आपको ध्रुवीयता के बारे में ही नहीं पता है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे एक ध्रुवीय विश्व की और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय के क्या क्या कारण रहे। अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो रहेगा विश्व एक ध्रुवीय कब बना, एक ध्रुवीय विश्व का संयुक्त राष्ट्र संघ पर किस प्रकार के प्रभाव पड़े। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उभरती हुई विश्व व्यवस्था को और हम अपने लेक्चर का एंड करेंगे वर्तमान विश्व व्यवस्था से। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जरूर हम एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक हम इसका तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम इस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के रूप में हम उन सभी घटनाओं को भी एक बार जरूर देखेंगे जिसकी वजह से एक ध्रुवीय विश्व जो है उसका निर्माण होता है। तो हम उन सभी घटनाओं को भी अपने इस चर्चा में शामिल करेंगे ताकि आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझ पाए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले ध्रुवीय विश्व से कि ध्रुवीय विश्व जो शब्द है वो किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम सामान्य तौर पर देख सकते हैं कि इस शब्द यानी कि ध्रुवीय विश्व जो है इस शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किसी निश्चित समय के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की प्रकृति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम अभी एक ध्रुवीय, दो ध्रुवीय या बहुध्रुवीय की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि ध्रुवीय विश्व जो है इस शब्द का प्रयोग कहां और कब किया जाता है। तो सामान्य तौर पर हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहले हमें देखना है कि कोई ना कोई निश्चित समय होगा, उस निश्चित समय में अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के द्वारा जिन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही हम ध्रुवीय विश्व के नाम से जानते हैं। और अगर मैं जनरलाइजेशन करूं तो आमतौर पर हम इसे तीन प्रकार से देख सकते हैं, जहां पर सबसे पहला है एक ध्रुवीय विश्व, यानी कि जब भी विश्व में शक्ति का, ध्यान देंगे बेटा, जब भी विश्व में शक्ति का एक ही केंद्र हो, यानी कि जो शक्ति है वो एक जगह पर, एक जगह एकत्रित हो, एक जगह इकट्ठी हो,
तो उस समय हम उसे एक ध्रुवीयता या एक ध्रुवीय विश्व के नाम से जानते हैं। जैसा कि शीत युद्ध के बाद, यहां पर आप ध्यान देंगे, शीत युद्ध जब समाप्त हो जाता है, शीत युद्ध का एंड हो जाता है, तो उसके बाद विश्व में एकमात्र शक्ति बचती है अमेरिका, जिसे हम यूएसए के नाम से जानते हैं। तो यूएसए वर्तमान समय में विश्व में एकमात्र शक्ति है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो विश्व है वो एक ध्रुवीय विश्व है। दूसरे नंबर पर हम देख सकते हैं दो ध्रुवीयता। दो ध्रुवीयता देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, जब शक्ति का एक केंद्र हो तो उसे एक ध्रुवीयता कहेंगे, और जब शक्ति के दो केंद्र हो, यहां पर ध्यान देंगे, जब शक्ति के दो केंद्र हो तो उसे हम दो ध्रुवीयता के नाम से जानते हैं। तो जो पूरा का पूरा कोल्ड वॉर ईरा था, जो पूरा का पूरा शीत युद्ध का समय था, वहां पर विश्व जो है वो दो भागों में बट गया था। एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। तो इसे ही क्या कहा गया? दो ध्रुवीयता। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम देख सकते हैं बहुध्रुवीयता। बहुध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है? जब विश्व में शक्ति के कई केंद्र हों। कितने केंद्र हों? कई केंद्र हों, या सामान्य तौर पर कह सकते हैं शक्ति के 4 या उससे अधिक केंद्र हो, तो वहां पर हम शब्द का प्रयोग करते हैं बहुध्रुवीयता। और ये जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जहां पर हम बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों की चर्चा करेंगे। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि भारत हमेशा से ही बहुध्रुवीय विश्व का स्वप्न देखता रहा है। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि प्रणाली का प्रकार, यानी कि ये जो ध्रुवीय विश्व की जो हमने 3 प्रणालियां पढ़ी हैं, इसका प्रकार पूरी तरह से एक क्षेत्र या विश्व स्तर पर राज्यों की शक्ति और प्रभावों के वितरण पर निर्भर करता है। यानी कि जो उसकी शक्ति है, जो उसके प्रभाव है, जो उसकी पावर है, वो कितनी अधिक है, वो कितने लोगों को प्रभावित कर पाती है, इसी अर्थ में हम ध्रुवीयता को परिभाषित करते हैं। आई होप अब आप ध्रुवीय विश्व को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं आज के मेन कंटेंट की तरफ, यानी कि एक ध्रुवीय व्यवस्था। तो पहले देख लेते हैं कि एक ध्रुवीय व्यवस्था है क्या। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में ध्रुवीयता की धारणा का प्रयोग राष्ट्र राज्यों के बीच सत्ता के वितरण को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ध्रुवीयता एक व्याख्यात्मक शब्द है, यानी कि इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी आपको, जो सत्ता की एकाग्रता के आधार पर किसी व्यवस्था की संरचना को विश्लेषित करता है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं, अगर एक जनरलाइजेशन करें, सामान्य रूप से समझने का प्रयास करें, तो मूल रूप में हम कह सकते हैं कि जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति का एक ही केंद्र हो तो उसे हम एक ध्रुवीय व्यवस्था या एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के नाम से जानते हैं। जैसे वर्तमान में अमेरिका जो है वो एक महाशक्ति के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वर्तमान समय जो है वो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का है। आई नो कि आप इस कंटेंट को थोड़ा समझने के लिए अभी उतने कैपेबल नहीं है। तो चलिए इसे अब नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा विद एग्जाम्पल समझते हैं कि एक ध्रुवीय व्यवस्था किस प्रकार अपने पैर पसार रही है। तो जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने अमेरिका के फ्लैग और विश्व में अमेरिका के बढ़ते विस्तार को दिखाने का प्रयास किया है। तो चलिए इसका एक पहले तुलनात्मक अध्ययन करते हैं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाए। तो हम शुरुआत करते हैं शीत युद्ध के दौर से, यानी कि जो कोल्ड वॉर ईरा था, शीत युद्ध का समय था, उससे इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आप इसे बहुत इजीली और जल्दी समझ पाएंगे। तो शीत युद्ध में हम सभी को पता है कि जो विश्व है वो दो भागों में बट गया था। एक तरफ था यूएसएसआर, जिसे आप सोवियत संघ के नाम से जानते हैं, और दूसरी तरफ था यूएसए, जिसे आप अमेरिका के नाम से जानते हैं। और मूल रूप से इन दोनों के बीच में जो युद्ध चला वो क्या था? वो एक विचारधारात्मक युद्ध था। कौन सा युद्ध था? विचारधारात्मक युद्ध था। ये मूल रूप से एक विचारों का युद्ध था। इसे यदि मैं सामान्य शब्दों में समझाने का प्रयास करूं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक घर में सास है और एक बहू है। तो सास भी घर चलाना चाहती है और बहू भी घर चलाना चाहती है, लेकिन सास अपने तरीके से घरों को चलाना चाहती है और बहू सेम चीज वो अपने तरीके से घर को चलाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर एक सामान्य बात क्या है? दोनों ही
घर को चलाना चाहते हैं, लेकिन दोनों अपने अपने तरीकों से चलाना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो यूएसए है वो अपनी विचारधारा से इस विश्व को संचालित करना चाह रहा था, और यूएसएसआर जो है वो अपनी विचारधारा से इस विश्व को संचालित करना चाह रहा था। तो यूएसए की क्या विचारधारा है, देखिए इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट कीज भी बता रखा है। एलपीजी, आप सभी के घर में जो गैस आती है उसे हम एलपीजी के नाम से जानते हैं, और एलपीजी हमने डलवा ली। तो एल स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, यानी कि उदारवाद। तो सबसे पहला विचार क्या है कि यूएसए चाहता है कि पूरा विश्व उदारवाद से चले। पी स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन, यानी कि पूंजीवाद। और तीसरा है जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण। एंड डी स्टैंड्स फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र। तो ये जो चार विचारधाराएं हैं ये किसकी है, यूएसए की है। और यूएसए चाहता है कि इसी विचारधाराओं से विश्व जो है वो आगे बढ़े और चले। वहीं दूसरी तरफ यूएसएसआर की बात करें तो यूएसएसआर की पहली विचारधारा है समाजवाद और दूसरा है साम्यवाद। तो यूएसएसआर चाहता है कि ये दो विचारधाराओं से विश्व चले। लेकिन अगर मैं साम्यवाद की बात करूं तो साम्यवाद मूल रूप से क्या है, एक काल्पनिक स्थिति है, इसका हो पाना कठिन है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से यूएसएसआर जो है वो डिमोलिश हो गया। या हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि यूएसएसआर के जो नागरिक थे वो भी यूएसए के विचारधारा का पालन करने लगे थे। और इसी कारण आप देख सकते हैं कि 9 नवंबर 1989 में जो वॉल ऑफ बर्लिन है, जो बर्लिन की दीवार थी, उसे गिरा दिया गया। और मूल रूप से हम क्या देख सकते हैं, 25 दिसंबर 1991 को पूरे के पूरे 15 गणराज्य जो कि यूएसएसआर में शामिल थे वो यहां से अलग हो गए। और इसी के साथ विचारधारात्मक ये जो लड़ाई थी ये समाप्त हो गई। और इसी कारण ये जो समय है, ये जो टाइम पीरियड है, ये जो शीत युद्ध का है, इसे दो ध्रुवीयता के नाम से जाना गया। लेकिन जब यूएसएसआर समाप्त हो गया, यूएसएसआर खत्म हो गया, तो विश्व में एकमात्र जो महाशक्ति है वो उभर कर आती है जिसे हम यूएसए के नाम से जानते हैं। इसीलिए वर्तमान समय जो है वो एक ध्रुवीय विश्व का है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि एक ध्रुवीय विश्व क्या है और इसके कारण क्या क्या रहे। और अमेरिका केवल विचारधारात्मक स्तर पर ही नहीं बल्कि कई और चीजों के कारण महाशक्ति बन पाया, जैसे कि उसने अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाया, उसने अपनी तकनीक को बढ़ाया, उसने अपने खान पान आदि सभी चीजों को विकसित किया और पूरे विश्व में उसे प्रोवाइड कराया, उसे मुहैया कराया। और यही वो सबसे बड़ा कारण है कि आज विश्व में एकमात्र शक्ति जिसे हम एक ध्रुवीय विश्व के नाम से भी जानते हैं जो है यूएसए। तो आई होप अब आप इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम एक ध्रुवीय व्यवस्था के उदय के कारणों की चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि मैंने एक वर्ल्ड का मैप जो है वो डिजाइन किया है, और इसी के आधार पर हम देखेंगे कि कैसे जो विश्व है वो एक ध्रुवीय बना। तो सबसे पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि शीत युद्ध समाप्त हो गया था। तो शीत युद्ध किसके बीच में था, ये अमेरिका और सोवियत संघ जिसे हम रशिया के नाम से जानते हैं, इन दोनों के बीच शीत युद्ध चल रहा था। और जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया कि 25 दिसंबर 1991 को ये जो यूएसएसआर है जो कि 15 गणराज्यों से मिलकर बना था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। दूसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि रूस की जो स्थिति थी वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। इसी कारण वह अपनी जनता की जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय का। तीसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं पूर्वी यूरोप में परिवर्तन। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जो पूर्वी यूरोप था वहां पर भी विचारधारात्मक जो परिवर्तन थे उसे देखा गया, और ये कहीं ना कहीं अब यूएसए से इन्फ्लुएंस होते जा रहे थे। तो ये भी एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए बड़ा कारण बना। चौथे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि समाजवादी दंगों का पूंजीवाद में परिवर्तन। तो जितने भी देश थे जो समाजवादी विचारधारा का पालन करते थे, धीरे धीरे कहीं ना कहीं उन्हें अपना फायदा जो है वो कैपिटलिज्म में दिखा। और इसके लिए आप एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शार्क थेरेपी जो है उसे जरूर पढ़ लेना, क्योंकि शार्क थेरेपी में सीधा सीधा देखा गया
कि जितने भी पूंजीवादी और साम्यवादी देश थे वहां पर पूंजीवाद का एक तरीके से नवीनीकरण किया गया और यह भी एक ध्रुवीय व्यवस्था के उदय के प्रमुख कारणों में से एक रहा। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं नाटो का विस्तार। तो नाटो मुख्य रूप से एक सैन्य समझौता था जिसे हम अपनी प्रीवियस क्लास में भी समझा चुके हैं, तो यहाँ पर हम उसे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप वहां से भी उसे चेकआउट कर सकते हैं। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अमेरिका है उसका प्रभाव अधिक था, तो ये भी एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय का एक प्रमुख कारण बना। लास्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि गुट आंदोलन के प्रभाव में कमी, जैसे भारत ने भी नैम को बनाया तो उसका भी उद्देश्य क्या था कि हमें दोनों गुटों से अलग रहना है। लेकिन 1991 की बात करें जब विश्व में केवल एकमात्र महाशक्ति यूएसए ही रह गई है, तो इस तरीके के जो मूवमेंट थे वो ज्यादा सफल नहीं हो पाए और यही वो सारे कारण हैं जिसके कारण एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय होता है। तो चलिए आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाते हैं और यहाँ पर क्लीनली आपको ये सारे 7 के 7 पॉइंट मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर जहां पर हम चर्चा करेंगे एक ध्रुवीय विश्व कब बना। तो वैसे तो हम इसे पिछली स्लाइड में भी क्लियर कर चुके हैं, लेकिन अगर हम विशेषज्ञों की बात करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि 1980 के दशक के अंत में सोवियत संघ के टूटने यानी कि 25 दिसंबर 1991 के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया था। इसी के साथ दो ध्रुवीय विश्व के स्थान पर एक ध्रुवीय विश्व ने ले लिया। कई एक दशक पहले की अगर हम चर्चा करें तो चीन में जो उभार देखने को मिला था, इस तरीके की जो परिघटनाएं और घटनाएं घट रही थी, तो कुछ हद तक इस दृष्टिकोण को भी बदला। इसका एक करंट एग्जाम्पल जो है वो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिखाया गया है और पिक्चर बेस में वो कई बार क्वेश्चन आता भी है। तो वहां पर आप देखेंगे एक स्टेज बना हुआ है और यहाँ पर यूएसए जो है अंकल सैम के रूप में यहाँ पर खड़ा है और पर्दे के पीछे जो है वो चाइना का एक व्यक्ति खड़ा है। यानी कि अभी वर्तमान स्थिति की बात करें तो महाशक्ति में यूएसए जो है वो खड़ा है और चाइना जो है वो वेटिंग में है। तो हो सकता है कि वर्तमान समय में चाइना जो है वो विश्व शक्ति बन जाए। यही चित्र जो है ये आप अपनी एनसीईआरटी में भी एक बार जरूर देख लें। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि जो एक ध्रुवीय व्यवस्था है वो कब बनी। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जहां पर हम चर्चा करेंगे एक ध्रुवीय विश्व का संयुक्त राष्ट्र संघ पर प्रभाव। पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संस्थापक देश थे जिन्हें हम P5 देश के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने शीत युद्ध की समाप्ति की पुष्टि कर दी और इसी के साथ जो है एशियाई अर्थव्यवस्थाओं का जो है वो तेजी से विकास होने लगा। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं सोवियत संघ से स्वतंत्र होने और संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने पर नए देशों का गठन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 15 गणराज्यों से मिलकर कौन बना था, तो यूएसएसआर बना हुआ था। इनमें से 12 देशों ने, जैसे ही ये यहाँ से स्वतंत्र हो जाते हैं, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, तो 12 देशों ने मिलकर एक और संगठन बनाया जिसे आप CIS यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के नाम से जानते हैं। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि विश्व पटल पर विश्व पर 15 नए देशों का जो है वो उदय होता है। कब होता है? एक ध्रुवीय विश्व के अंतर्गत होता है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि दुनिया के सामने कई चुनौतियां भी आई, तो इससे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे नरसंहार होना शुरू हो गया। नरसंहार का मतलब क्या है? व्यक्ति व्यक्ति का दुश्मन हो गया है। गृह युद्ध हम कई देशों में देख सकते हैं, जातीय संघर्ष को देख सकते हैं, आतंकवाद जैसी बड़ी घटनाएं भी हमारे सामने हैं, परमाणु प्रसार, जलवायु परिवर्तन और उसके बाद बहुत सारी महामारियां जो हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करती है एक ध्रुवीय विश्व के रूप में। और यही वो सारी चुनौतियां हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने है। कहां पर? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, एक ध्रुवीय विश्व के अंतर्गत। तो आई होप अब आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर जहां पर हम चर्चा करेंगे उभरती हुई विश्व व्यवस्था। इसे कई बार नई विश्व व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो आर्थिक विकास, सैन्य क्षमता, राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक ताकत जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका, जिसे हम ब्रिक्स के नाम से जानते हैं, इसके ऊपर भी हमने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर दे रखा है। इस वीडियो का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आमतौर पर उभरती हुई शक्तियां या उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम देखें
कि एक ध्रुवीय विश्व में लोगों को कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता भी प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर हम निष्कर्षता या कंक्लूड कर क्या कह सकते हैं कि एक ध्रुवीय विश्व ने जहां विश्व को कई समस्याएं दी हैं, लेकिन वही जो अन्य देश हैं वो साथ मिलकर अपना विकास भी कर रहे हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि मेक्सिको, इंडोनेशिया आदि कई ऐसे देश हैं जो इस विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ध्रुवीय विश्व में उभरती हुई विश्व व्यवस्था का वर्णन करें, तो आप इस तरीके के पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम चर्चा करेंगे वर्तमान विश्व व्यवस्था का। और हमारी आज की इस वीडियो लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक भी है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसके पहले पॉइंट को। तो वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के मध्य शक्ति संतुलन एवं सत्ता का विभाजन क्रम जो है उसे विश्व व्यवस्था कहा जाता है। शक्ति संतुलन को ही इंग्लिश में बैलेंस ऑफ पावर के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ होता है कि विश्व में जो शक्ति है, जो अर्थव्यवस्था है, उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ये बैलेंस नहीं होगा, अगर वो बैलेंस नहीं होगा तो विश्व में जो महाशक्ति है कहीं ना कहीं वो तानाशाह में परिवर्तित होती जाएगी। तो चलिए इसी के साथ सेकंड पॉइंट देखते हैं कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से लेकर शीत युद्ध की समाप्ति तक विश्व व्यवस्था मूलतः किसके बीच में रही? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, यूएसए यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के इर्द गिर्द ही केंद्रित रही। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात जो है वो अमेरिका विश्व का एक केंद्रीय शक्ति बन गया। इसी कारण हम इसे क्या कह सकते हैं कि आज जो विश्व है वो एक ध्रुवीय विश्व है। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।